प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यार 95% लोग तो ऐसे हैं जो कि वीडियो देख लेने के बाद में भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब करना पूरी तरह से फ्री है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी की मदद दुगने उत्साह के साथ में कर पाऊँ। तो इसलिए प्लीज़ यार आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पाठ शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, कार या अपन कोई भी वाहन ले लेते हैं, कार को उसका ड्राइवर नियंत्रित करके चलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लें मोटरसाइकिल को भी उसका जो ड्राइवर होता है क्लच से, गियर से, ब्रेक मारकर, रेस देकर, इस तरह से वो मोटरसाइकिल को चलाता है। उसी प्रकार से मानव शरीर जो है उसको कौन चलाता है? भाई मानव शरीर के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? मस्तिष्क का। सीधी सी बात आप यही कहोगे। अब मस्तिष्क जो है मानव शरीर को किस प्रकार से नियंत्रित करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मानव शरीर के अंदर कई सारे हार्मोन्स भी होते हैं, पेड़ पौधों में भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये पहला वाला प्रश्न रहा। पहला प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया तथा ठेलने के बीच में क्या अंतर है? तो अगर इसका उत्तर देखें तो उत्तर क्या है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जबकि ठेलना एक स्वैच्छिक क्रिया है जिसे हमारी सोच और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला वाला प्रश्न इस अध्याय का आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे नोट भी कर लें, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक के इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। तो पहला प्रश्न हो चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला वाला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये रहा। क्या है प्रश्न? क्या कहता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है? तो ये हमें बताना है। अगर इसका उत्तर देखें तो ये उत्तर रहा। क्या उत्तर है? दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य एक अतिरिक्त स्थान होता है जिन्हें सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार कहते हैं। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेश प्रारंभ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय का दूसरा वाला प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो ये पूरा नोट कर सकते हो। ये रहा पूरा का पूरा प्रश्न, आप इसको आसानी से नोट कर लें। तो ये नोट हो जाने के बाद में अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अगर इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर क्या है? पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। वीडियो को रोक के वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस पार्ट से बहुत सारे प्रश्न भी बन के आते हैं परीक्षाओं में, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं वही प्रश्न शामिल कर रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सभी कुछ बहुत ही आसानी से याद हो जाए। अगला प्रश्न देखिए तो ये रहा। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? अगर इसका उत्तर देखें तो देख सकते हैं आप, जब अगरबत्ती की गंध हमारी नाक तक पहुंचती है तो हमारे नाक में मौजूद ग्रहणग्राही इसका पता लगाकर विद्युत आवेग के द्वारा अग्र मस्तिष्क को इसकी जानकारी देता है। अग्र मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है और इसकी सहायता से हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न और इसका उत्तर भी आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से याद हो गया होगा या आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो चलिए अब बढ़ते हम अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर बहुत ही अच्छे से याद कर लें। ये क्या प्रश्न है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? अगर इसका उत्तर देखें तो उत्तर क्या है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कोई ग्राही सूचना ग्रहण कर इसे अभिवाही तंत्रिका तंतुओं से होते हुए मेरुरज्जु में संयोजी तंत्रिका तंतु के माध्यम से प्रवाही अंग तक पहुंचाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला प्रश्न और इसका उत्तर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी क्रम में देखते हैं हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन किसे कहते हैं? ये हम इस प्रश्न के उत्तर में
हमें बताना है। तो अगर उत्तर देखें तो ये इसका उत्तर रहा। पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, ये प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में व वृद्धि में सहायक होता है। आप अगर चाहें इसको तो एक ही बार में पूरा ये नोट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न है जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, आप इसे भी नोट कर लें बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोग की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो आप इसका उत्तर नोट करें। क्या कहता है उत्तर? छुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित न होकर पत्तियों की कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन से होती है। पादप में गति करने के लिए कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जबकि प्रकाश की ओर गति वृद्धि से संबंधित है। तो ये छुई के ऊपर ज़रूर प्रश्न बन के आता है। आप इस प्रश्न को ज़रूर बहुत ही अच्छे से याद कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा इसका अगला प्रश्न, आप इसे भी देख लें। यह प्रश्न क्या कहता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? आप समझे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। तो इसमें अगर देखें तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन की सहायता से होता है। हार्मोन रासायनिक तरल पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्थापित होते हैं। हार्मोन जानवरों के समग्र विकास को नियमित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ यार वीडियो के मध्य में भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 95% लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो को देखने के बाद में भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ यार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि पूरी तरह से फ्री है। आगे देखें तो अगला प्रश्न देखें तो ये रहा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें। क्या उत्तर है इसका? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? अगर इसका उत्तर देखें तो क्या है? आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट अंतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो संभावना है कि हम गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। अगर आपको एक ही बार में नोट करना है तो पूरा आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखिए हम इसी प्रश्न को, अगले प्रश्न का उत्तर तो ये रहा, आप इसे भी नोट कर ले बराबर। क्या कहता है ये प्रश्न? जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या कह रहा है। जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? अगर इसका उत्तर देखें तो उत्तर क्या है? एड्रेनालिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तो आप इसको नोट कर ले पूरा का पूरा प्रश्न और उसका उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा इसका अगला प्रश्न, मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ज़रूर नोट कर ले। तो पूरा का पूरा देखें तो इसका उत्तर क्या है? अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन की उचित मात्रा में स्राव इतना होने के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति के रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन रुधिर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इसलिए मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ये था NCERT विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ जाते जाते कि आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ में आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।